मनोज सुबह जल्दी उठा था। उसने हमेशा की तरह अपना पुराना सा स्मार्टफोन उठाया जिसमें वह रोज बैंक बैलेंस चेक करता था। आज वह कुछ परेशान था। बिजली का बिल भरना था, बच्चों की स्कूल फीस जमा करनी थी और पत्नी राधा ने गैस सिलेंडर के लिए भी याद दिलाया था। मनोज दिल्ली के एक उपनगरीय इलाके में रहता था जहां लोग मोबाइल से पेमेंट करना अब सामान्य बात मानते थे। उसका बेटा अक्सर कहता था, पापा गूगल पे कर दो, बहुत आसान है। मनोज तकनीक से बहुत परिचित नहीं था, लेकिन बेटा धीरे धीरे उसे सिखा रहा था। उसे यह डिजिटल दुनिया अब कुछ हद तक समझ में आने लगी थी। उस दिन जब वह चाय पी रहा था तभी एक कॉल आया। स्क्रीन पर लिखा था SBI KYC वेरिफिकेशन। वह चौंका, फोन उठाया। उधर से एक शालीन आवाज आई, नमस्ते सर, मैं स्टेट बैंक से बोल रहा हूँ। आपका KYC अपडेट नहीं है। अगर आप आज ही नहीं करवाते तो आपका खाता ब्लॉक हो सकता है। मनोज घबरा गया। उसने पूछा, क्या करना होगा? सामने वाले ने कहा, मैं अभी आपको एक लिंक भेजता हूँ, उसे खोलिए और फॉर्म भर दीजिए। यह पूरी तरह सुरक्षित है। कुछ ही सेकंड में मनोज को एक SMS आया। उसमें एक लिंक था। मनोज ने चाय का कप नीचे रखा और लिंक खोल दिया। एक पेज खुला, दिखने में बिल्कुल बैंक की वेबसाइट जैसा। उसने आधार नंबर, पैन कार्ड नंबर और OTP तक भर दिया। कुछ मिनट बाद उसका मोबाइल अचानक रिस्टार्ट हो गया। उसे लगा नेटवर्क की समस्या होगी। फिर उसने गूगल पे खोलने की कोशिश की। वह लॉग आउट हो चुका था। उसने बैंक का ऐप चेक किया। सेशन एक्सपायर्ड लिखा था। तभी बैंक से SMS आया, आपके खाते से 29.99 रुपये डेबिट किए गए हैं। मनोज के हाथ से फोन गिर गया। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने दोबारा देखा, फिर एक और SMS आया, 30,000 रुपये डेबिट किए गए हैं। उसका पूरा शरीर कांपने लगा। कुल 3 ट्रांजैक्शन हो चुके थे, कुल मिलाकर 1,29,000 रुपये। उसका खाता लगभग खाली हो चुका था। वह चिल्लाया, राधा जल्दी आओ। राधा दौड़ती हुई आई। क्या हुआ मनोज? वह कुछ बोल नहीं पाया, बस फोन का स्क्रीन उसकी ओर बढ़ा दिया। राधा ने देखा, उसकी आंखों में डर था। वह बोली, तुमने किसको OTP बताया? मनोज ने धीमे स्वर में कहा, बैंक का आदमी था। राधा समझ गई, यह ठगी थी। वह तुरंत पड़ोसी राजेश को बुलाने गई, जो एक IT कंपनी में काम करता था। राजेश ने फोन चेक किया, सिर हिलाया और कहा, यह फिशिंग स्कैम है मनोज भैया। आपको फेक लिंक भेजा गया और आपने सब कुछ भर दिया। ये तो अब ट्रेस करना बहुत मुश्किल होगा। मनोज बुरी तरह टूट चुका था। उसके चेहरे पर बेबसी थी। वह सोच भी नहीं सकता था कि सिर्फ एक कॉल उसकी जिंदगी की सारी बचत को निगल लेगी। वह बड़बड़ाया, हम जैसे लोगों के लिए तो यह डिजिटल दुनिया बहुत खतरनाक है। उसके आंसू चुपचाप बह रहे थे। यह कहानी अकेले मनोज की नहीं है। भारत में हर दिन हजारों लोग इसी तरह के स्कैम्स का शिकार हो रहे हैं। साल 2022 में ही 70,000 से अधिक ऑनलाइन फ्रॉड्स की रिपोर्ट दर्ज हुई थी, लेकिन असली संख्या इससे कहीं अधिक है, क्योंकि अधिकतर लोग शर्म या डर के कारण रिपोर्ट ही नहीं करते। आज के समय में इंटरनेट एक आवश्यकता बन चुका है। मोबाइल बैंकिंग, UPI, QR कोड, ये सब सुविधा के साथ साथ जोखिम भी लेकर आते हैं और ठगों ने इसका फायदा उठाना सीख लिया है। हर दिन नए नए तरीकों से आम लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। स्कैमर्स खुद को बैंक अधिकारी, कस्टमर केयर एजेंट, जॉब कंपनी के HR और यहां तक कि पुलिस तक बताकर लोगों को फंसा रहे हैं। वे सिर्फ तकनीक का इस्तेमाल नहीं करते, वे इंसानों की भावनाओं से खेलते हैं। डर, लालच, भरोसा, ये 3 सबसे बड़े हथियार हैं उनके पास। मनोज की कहानी हमें यही बताती है कि स्कैम सिर्फ पैसों की चोरी नहीं है, वह विश्वास की भी हत्या करता है। उस दिन के बाद मनोज ने मोबाइल बैंकिंग पूरी तरह बंद कर दी। उसने फिर से बैंक जाकर पासबुक से पैसे निकालने शुरू किए। उसका आत्मविश्वास टूट चुका था, लेकिन मनोज अकेला नहीं था। उसके जैसे लाखों लोग हर दिन किसी न किसी नए जाल में फंसते हैं। कभी QR कोड स्कैम, कभी फर्जी जॉब ऑफर, कभी लॉटरी जीतने का झांसा। ये स्कैम्स केवल गांव देहात या कम पढ़े लिखे लोगों तक सीमित नहीं हैं। शहरों में पढ़े लिखे प्रोफेशनल्स, डॉक्टर, इंजीनियर, रिटायर्ड अफसर सब इसके शिकार हो रहे हैं। एक तरफ जहां भारत डिजिटल इंडिया की ओर तेजी से बढ़ रहा है, वहीं दूसरी ओर ये ऑनलाइन अपराध भी उसी तेजी से फल फूल रहे हैं, क्योंकि जागरूकता और साइबर सुरक्षा की गति अभी भी धीमी है।
राजेश ने मनोज को चुपचाप देखते हुए कहा, भैया, आप अकेले नहीं हो। मैं आपको एक बात बताता हूं। मेरे ऑफिस में काम करने वाली श्वेता को भी पिछले महीने एक कॉल आया था। वह बोला, उसे बताया गया कि उसने फ्लिपकार्ट की लकी ड्रॉ में 25 लाख रुपए जीते हैं। मनोज की आंखें हैरानी से फैल गईं। राजेश ने कहा, शुरुआत में उसने भी विश्वास नहीं किया, लेकिन कॉल करने वाले ने उसका नाम, पता और मोबाइल नंबर सब सही बताया। फिर उन्होंने कहा, टैक्स और रजिस्ट्रेशन शुल्क जमा करना होगा, सिर्फ 4,99 रुपए। उसने ट्रांसफर कर दिए। फिर बोले, अब 9,999 रुपए दो, तब फाइनल पेमेंट होगा। बस इसी तरह धीरे धीरे उससे 32,000 रुपए निकलवा लिए गए और अंत में सारे नंबर बंद। मनोज सुनकर सन्न रह गया। उसे समझ में आने लगा था कि वह किस दुनिया का हिस्सा बन गया है। राजेश बोला, यह सिर्फ स्कैम नहीं है, ये एक इंडस्ट्री बन चुकी है। सिर्फ तुम्हारे जैसे नहीं, पढ़े लिखे, नौकरी वाले, कॉलेज के छात्र सभी फंस रहे हैं। वह रुका, फिर बोला, और सबसे खतरनाक बात यह है कि यह ठगी अब घर घर में घुस चुकी है, मोबाइल के जरिए। इसी दौरान टीवी पर न्यूज आ रही थी। साइबर क्राइम सेल के एक अधिकारी कह रहे थे, भारत में हर घंटे औसतन 80 से अधिक ऑनलाइन फ्रॉड रिपोर्ट किए जाते हैं, लेकिन सिर्फ 15% लोग ही पुलिस में शिकायत दर्ज करवाते हैं। बाकी डर, शर्म या अनभिज्ञता की वजह से चुप रहते हैं। मनोज ने गहरी सांस ली। उसे याद आया कि उसके बेटे की क्लास के एक टीचर ने भी अपने बैंक खाते से पैसे कटने की बात कही थी। धीरे धीरे उसे लगने लगा कि यह तो एक साइलेंट महामारी है, एक अदृश्य युद्ध जिसमें दुश्मन सामने नहीं दिखता, लेकिन हमला अंदर तक करता है। उधर साइबर अपराधी लगातार नई तकनीकों का प्रयोग कर रहे थे। वे अब एआई वॉइस क्लोनिंग तक पहुंच चुके थे। एक महिला को अपनी बेटी की आवाज में रोती हुई कॉल आई, मम्मी, मुझे किडनैप कर लिया गया है। महिला ने बिना सोचे 2 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए। बाद में पता चला बेटी स्कूल में थी और वह कॉल फर्जी थी। यह एक नया मोड था, वॉइस स्कैम। दूसरा नया स्कैम, यूपीआई क्यूआर कोड फ्रॉड। कोई व्यक्ति OLX या फेसबुक मार्केटप्लेस पर प्रोडक्ट बेचने के लिए पोस्ट करता, फिर एक फर्जी ग्राहक कॉल करता, मैं पैसे भेज रहा हूं, बस क्यूआर कोड स्कैन कर लेना। लेकिन असल में वह क्यूआर कोड पैसे भेजने का नहीं, पैसे लेने का होता। जैसे ही विक्रेता स्कैन करता, पैसे कट जाते। मनोज ने यह सब सुना तो उसका सिर चकरा गया। उसे अब मोबाइल फोन पर विश्वास नहीं रह गया था। वह सोचने लगा, पहले चोर दरवाजा तोड़कर आते थे, अब मोबाइल की स्क्रीन से घुस जाते हैं। राजेश बोला, सरकार की तरफ से साइबर डॉस्ट और इन1830 जैसे हेल्पलाइन नंबर शुरू हुए हैं, लेकिन जानकारी बहुत कम लोगों को है। लोग फेसबुक और इंस्टाग्राम के रील्स तो देखते हैं, लेकिन साइबर सुरक्षा की बातें नहीं पढ़ते। उस रात मनोज ठीक से सो नहीं पाया। उसे अपनी गलती का पछतावा था, लेकिन उससे भी ज्यादा डर था इस सिस्टम का। वह सोच रहा था, क्या सच में डिजिटल इंडिया एक सुरक्षित भारत है? अगली सुबह वह एक साइबर वर्कशॉप में गया, जहां बताया जा रहा था कि ठग किन तरीकों से लोगों को निशाना बनाते हैं। वहां एक महिला ने बताया, मुझे Amazon डिलीवरी एजेंट बनाकर फंसाया गया। उन्होंने बोला, आपके घर पर पैकेज आएगा और आपको क्यूआर कोड स्कैन करना होगा, तब आपकी नौकरी शुरू होगी। मैंने स्कैन किया और मेरे खाते से 20,000 रुपए कट गए। मनोज हैरान था। अब तो नौकरी देने के नाम पर भी स्कैम। फिर एक और व्यक्ति ने बताया, मुझे कहा गया कि मेरी बेटी की स्कॉलरशिप लगी है, लेकिन उसे रिलीज करने के लिए 500-600 रुपए जमा करने होंगे। मैंने दिए। फिर वे कहते गए, अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 3,000 रुपये, फिर अकाउंट एक्टिवेशन के लिए 5,000 रुपये, और मैं एक एक कर 50,000 रुपये गंवा बैठा। मनोज को लगने लगा कि ये स्कैम सिर्फ तकनीकी नहीं है, ये लोगों की उम्मीदों और जरूरतों पर खेला गया खेल है। गरीबों को स्कॉलरशिप का लालच, नौजवानों को नौकरी का सपना, बुजुर्गों को पेंशन अपडेट की घबराहट, और हर किसी को बैंक खाता बंद होने का डर। यह स्कैम नहीं, एक इमोशनल इंजीनियरिंग थी। मनोज अब जाग गया था, लेकिन हर कोई उतना भाग्यशाली नहीं होता। कई बार ये स्कैम बड़े स्तर पर होते हैं। एक शहर में एक फर्जी कॉल सेंटर पकड़ा गया, जहां 100 से ज्यादा लोग विदेशियों को कॉल करके माइक्रोसॉफ्ट सपोर्ट का झांसा देते थे। वे कहते, आपके कंप्यूटर में वायरस है,
हम ठीक कर सकते हैं। और फिर रिमोट ऐप के जरिए उनके सिस्टम में घुसकर फाइल्स लॉक कर देते, फिर पैसे मांगते बिटकॉइन में। ये सब भारत की जमीन से हो रहा था। मनोज को लगा, हम केवल पीड़ित नहीं हैं, कई बार अपराधी भी हमारे ही बीच के होते हैं। उसने ठान लिया कि वह सिर्फ खुद को नहीं, अपने मोहल्ले के लोगों को भी जागरूक करेगा। उसने एक साइबर अवेयरनेस मीटिंग रखी। राजेश ने प्रेजेंटेशन तैयार किया। मनोज ने सभी को बुलाया, बूढ़े अंकल से लेकर कॉलेज के लड़कों तक। वह बोला, भाइयों और बहनों, ये मोबाइल जितना आसान है उतना ही खतरनाक भी। हम सबको सतर्क रहना होगा। वहां बैठा एक लड़का बोला, पर हमें कैसे पता चले कि कोई कॉल या लिंक फर्जी है? राजेश मुस्कुराया और बोला, सवाल बहुत अच्छा है। अगर कोई आपसे ओटीपी मांगे, क्यूआर कोड स्कैन करने को कहे या पैसे भेजने से पहले पैसे मांगे, तो समझ जाइए कुछ गड़बड़ है। और सबसे जरूरी, कोई भी बैंक आपको कॉल करके केवाईसी अपडेट नहीं करवाता। बैंक कभी लिंक नहीं भेजता। मनोज ने कहा, हमें भरोसा नहीं, समझदारी रखनी होगी, क्योंकि ये ठग सिर्फ हमारे पैसे नहीं, हमारा भरोसा चुराते हैं। मनोज की साइबर अवेयरनेस मीटिंग के बाद उसके मोहल्ले में जागरूकता की एक लहर सी दौड़ गई थी। लोग अब कॉल आने पर सतर्क रहने लगे थे। बुजुर्ग अब किसी भी लिंक पर क्लिक करने से पहले अपने बच्चों से पूछते थे। युवाओं ने अपने घरवालों के फोन में ट्रू कॉलर जैसे ऐप इंस्टॉल कर दिए थे। लेकिन समस्या वहीं खत्म नहीं हुई थी। ठगी करने वालों ने अब और चालाकी अपनानी शुरू कर दी थी। वे अब रिवर्स साइकोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे थे। एक दिन मनोज के दोस्त राकेश को एक कॉल आया। सर, मैं साइबर क्राइम डिपार्टमेंट से बोल रहा हूं। आपके आधार नंबर का दुरुपयोग हुआ है। किसी ने आपके नाम पर फर्जी सिम कार्ड एक्टिवेट करवाया है। राकेश चौंक गया। उसने पूछा, अब क्या करना होगा? सामने वाले ने कहा, मैं अभी एक वेरिफिकेशन लिंक भेज रहा हूं। आपको उसमें लॉग इन करके अपनी जानकारी सत्यापित करनी होगी, नहीं तो कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। राकेश ने डर के मारे सब कुछ भर दिया, आधार, पैन, बैंक डिटेल्स और ओटीपी तक। और कुछ ही मिनटों में उसका खाता खाली हो गया। उसने जब मनोज को बताया तो वह गुस्से से भर गया। वह समझ गया था, स्कैमर्स अब खुद को पुलिस भी बताने लगे हैं। सिर्फ डर दिखाकर लोग आसानी से फंस जाते हैं। मनोज ने इस घटना के बाद एक छोटी सी किताब लिखी, ऑनलाइन ठगी से कैसे बचें। उसने इसे मोहल्ले में मुफ्त बांटना शुरू किया। कई लोग पढ़कर चौंक गए कि वे भी कितने करीब थे फंसने के। इसी दौरान पूरे देश में फेक जॉब स्कैम्स का नया दौर शुरू हुआ। लिंक्डइन, Naukri.com जैसी वेबसाइटों पर फर्जी एचआर प्रोफाइल्स बनाकर लोगों को इंटरव्यू कॉल्स आने लगी। लोगों को कहा जाता, आपकी प्रोफाइल शॉर्टलिस्ट हो चुकी है, ज्वाइनिंग से पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए ज्ञानदन 500 रुपये जमा करें। फिर अगली किस्त, यूनिफॉर्म चार्ज, सिक्योरिटी डिपॉजिट, ट्रेनिंग फीस, एक एक कर लाखों रुपए निकाले जाते और आखिर में एचआर का नंबर बंद। इसमें सबसे अधिक शिकार बने छोटे शहरों के युवा जो पहली नौकरी पाने की उम्मीद में थे। एक युवक जिसका नाम शेखर था, उसने बताया, मैंने घर से उधार लेकर 12,000 रुपये दिए थे। मां ने अपने गहने गिरवी रखे थे और बाद में पता चला ऐसी कोई कंपनी है ही नहीं। उसकी आंखों में आंसू थे। मनोज जब उससे मिला तो उसे समझाया, अब नौकरी ढूंढने से ज्यादा जरूरी है खुद को बचाना। इस देश में जहां हर व्यक्ति ऑनलाइन हो रहा है, वहां सुरक्षा का ज्ञान अब सबसे बड़ा हथियार है। अब सरकारें भी हरकत में आ चुकी थीं। साइबर अपराध नियंत्रण के लिए हर राज्य में अलग सेल बनाई जा रही थी। 1930 हेल्पलाइन नंबर चालू था और साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल बनाया गया था। लेकिन असली समस्या थी शिकायत करने की हिचकिचाहट। कई लोगों को डर लगता, कहीं हमें ही दोषी न बना दें। कई लोग शर्मिंदा होते, लोग क्या कहेंगे, मैं इतना सीधा कैसे बन गया। यह मानसिकता ही स्कैमर्स की सबसे बड़ी ताकत थी, क्योंकि जब तक शिकार बोलता नहीं, शिकारी आजाद रहता है। इसी बीच एक नई किस्म की ठगी सामने आई, फेक लोन स्कैम। गूगल प्ले स्टोर पर सैकड़ों ऐसे ऐप थे जो फर्जी लोन देने का दावा करते थे। 5 मिनट में 50,000 रुपये तक का लोन, ये वादा था। लोग ऐप डाउनलोड करते, आधार, पैन, बैंक डिटेल्स भरते और कुछ देर में खाते में 2,000 या 5,000 रुपये आ जाते। फिर शुरू होता असली डरावना खेल। हर घंटे भारी ब्याज जोड़कर
रिकवरी कॉल्स शुरू होती। अगर आपने 2 घंटे में पैसे नहीं लौटाए तो हम आपके कॉन्टैक्ट्स को फोटो भेज देंगे। आपके मोबाइल की गैलरी में जो भी फोटो है हम उन्हें मॉर्फ करके अश्लील बना देंगे और फेसबुक पर डाल देंगे। यह डिजिटल ब्लैकमेलिंग थी। लोग डर के मारे चुपचाप पैसे लौटाते रहे, बिना किसी शिकायत के। मनोज ने जब यह सुना तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसे लगा कि यह ठगी अब सिर्फ पैसे की नहीं रही, यह मानसिक आतंक बन चुकी थी। वह अब साइबर सुरक्षा के विषय में और गहराई से जानने लगा। वह जानना चाहता था, ये स्कैमर्स कहां से काम करते हैं? जवाब मिला, झारखंड, पश्चिम बंगाल, नोएडा, हरियाणा और बिहार जैसे इलाकों में कई फर्जी कॉल सेंटर चल रहे हैं। इनमें काम करने वाले नौजवान, जिन्हें कोई और नौकरी नहीं मिलती, उन्हें ट्रेनिंग देकर ठगी में लगाया जाता है। उन्हें सिखाया जाता है कैसे अंग्रेजी बोलनी है, कैसे कस्टमर केयर की तरह बात करनी है, कैसे स्क्रिप्ट याद करनी है। यह एक क्रिमिनल करियर बन चुका था। मनोज ने महसूस किया, समस्या सिर्फ स्कैमर्स की नहीं है, समस्या समाज की भी है, जहां बेरोजगारी इतनी है कि लोग अपराध को भी नौकरी मानने लगे हैं। उसने एक छोटा सेमिनार रखा जिसमें उसने युवाओं को बुलाया। वह बोला, अगर आप अंग्रेजी बोल सकते हो, कॉल कर सकते हो, तो किसी असली कंपनी में काम करो। किसी की मेहनत की कमाई को छीनकर कमाया हुआ पैसा कभी सुख नहीं देगा। कुछ महीने बाद एक नया स्कैम सामने आया, व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट स्कैम। लोगों को व्हाट्सएप पर एक मैसेज आता, हमारी कंपनी को गूगल रिव्यूज की जरूरत है, हर रिव्यू के बदले 50 रुपये मिलेंगे। लोग उत्साहित होकर जवाब देते। फिर उन्हें एक टेलीग्राम ग्रुप में जोड़ा जाता। वहां उन्हें छोटे छोटे टास्क मिलते जिनका पेमेंट तुरंत मिल जाता। विश्वास बन जाता है। फिर कहा जाता, अब बड़ा टास्क है, आपको पहले 5,000 रुपये जमा करने होंगे, फिर 7,000 मिलेंगे। लोग भरोसे से पैसे भेज देते और यहीं से स्कैम शुरू होता है। ना टास्क मिलता है, ना पैसा, बस सन्नाटा। यह नया स्कैम था, ट्रस्ट बिल्डिंग स्कैम, जहां पहले थोड़े पैसे देकर भरोसा बनाया जाता, फिर बड़ा नुकसान किया जाता। मनोज ने जब इसकी जानकारी जुटाई तो उसने इस पर सोशल मीडिया पर वीडियो बनाना शुरू किया। उसका वीडियो वायरल हुआ, 10 लाख से ज्यादा लोगों ने देखा। अब वह सिर्फ पीड़ित नहीं था, एक साइबर जागरूकता योद्धा बन चुका था। यह कहानी एक व्यक्ति से शुरू हुई थी जो ठगा गया था, और अब वही व्यक्ति हजारों को ठगी से बचा रहा था। लेकिन उसकी चेतावनी आज भी गूंजती है, ये जाल बहुत गहरा है और दुश्मन बहुत चालाक। सतर्क रहना ही बचाव है। मनोज अब पूरे मोहल्ले में एक जाना पहचाना नाम बन चुका था। लोग उसे साइबर दीदी की तरह बुलाने लगे थे। वह अब सिर्फ जागरूकता नहीं फैला रहा था, वह लोगों को डिजिटल युग में जीने का तरीका सिखा रहा था। उसने अपने बेटे के साथ मिलकर एक छोटा यूट्यूब चैनल शुरू किया था, जहां वह ठगी के तरीकों को सरल भाषा में समझाता था। उसकी वीडियो में कोई बड़ी तकनीकी भाषा नहीं होती थी, सिर्फ सच्ची घटनाएं और उनसे बचाव के उपाय। एक दिन दिल्ली पुलिस साइबर सेल से उसे कॉल आया। उसे एक सरकारी संगोष्ठी में आमंत्रित किया गया, जहां देश भर के साइबर विशेषज्ञ, पुलिस अधिकारी और डिजिटल कंपनियों के प्रतिनिधि एकत्र हो रहे थे। वहां मंच पर खड़े होकर मनोज ने कहा, सरकार कानून बना सकती है, पुलिस केस दर्ज कर सकती है, लेकिन अगर जनता जागरूक नहीं होगी तो ये स्कैम्स कभी खत्म नहीं होंगे। लोग तालियां बजा रहे थे। वह कोई तकनीकी विशेषज्ञ नहीं था, लेकिन उसकी सच्ची आवाज लोगों के दिल तक पहुंच रही थी। उसने कहा, हमें बच्चों को स्कूलों में पढ़ाना होगा कि इंटरनेट कैसे इस्तेमाल करें। हमें बुजुर्गों को सिखाना होगा कि कॉल पर कभी ओटीपी नहीं बताना है। उसके शब्दों में आग थी, लेकिन वह आग सिर्फ क्रोध की नहीं थी, वह चेतना की आग थी। उस संगोष्ठी में बड़ी कंपनियों के प्रतिनिधि भी थे, गूगल, मेटा, पेटीएम, फोनपे जैसे ब्रांड्स। उन्होंने स्वीकार किया कि वे लगातार सुरक्षा फीचर्स जोड़ रहे हैं, जैसे अब अगर कोई संदिग्ध लिंक खुलता है तो ब्राउज़र पहले ही चेतावनी देता है। बैंकिंग ऐप्स अब ऑटोमैटिकली स्क्रीनशॉट और स्क्रीन रिकॉर्डिंग को ब्लॉक करने लगे हैं। यूपीआई ट्रांजैक्शन के लिए अब एक्स्ट्रा वेरिफिकेशन लेयर लगाई जा रही है। लेकिन साइबर अपराधी भी लगातार नए रास्ते खोज रहे हैं। अब डीप फेक वीडियो और एआई वॉइस क्लोनिंग स्कैम आम हो रहे हैं। मनोज ने मंच पर ही एक वीडियो दिखाया जिसमें एक महिला को अपने पति की आवाज में कॉल आया, तुम्हें पैसे भेजने हैं, मैं मुश्किल में हूं।
और वह महिला बिना कुछ सोचे पैसे ट्रांसफर कर देती है। बाद में पता चलता है उसका पति ऑफिस में बैठा था। यह डीप फेक स्कैम था। मनोज ने कहा, भविष्य में ठगी की सबसे बड़ी ताकत तकनीक नहीं होगी, हमारी भावनाएं होंगी। उसने सुझाव दिया, हमें डिजिटल साक्षरता को शिक्षा का हिस्सा बनाना होगा। हर पंचायत, हर स्कूल, हर कॉलेज में एक साइबर क्लास होनी चाहिए। हमें यह सिखाना होगा कि ऑनलाइन होना सुविधाजनक है, लेकिन सुरक्षित होना जरूरी है। उसकी बातें सरकार तक पहुंची। अब कई राज्यों में डिजिटल सेफ्टी से जुड़े पाठ्यक्रम स्कूलों में शामिल किए जा रहे हैं। मनोज की कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। उसने धीरे धीरे पूरे देश में यात्राएं करनी शुरू की। गांवों, कस्बों, स्कूलों, कॉलेजों में वह लोगों को फोन पर आने वाले मैसेज पढ़ना सिखाता, क्यूआर कोड को समझाना सिखाता, वेरीफाइड और फेक वेबसाइट की पहचान बताता। एक बार वह महाराष्ट्र के एक गांव में गया। वहां एक वृद्ध महिला मिली जो ठगी का शिकार हो चुकी थी। उसने बताया, मुझे कॉल आया कि पेंशन रुक जाएगी अगर मैंने आधार नंबर नहीं बताया। मैंने बता दिया, फिर तो बैंक से पैसे उड़ गए। मनोज ने पूछा, रिपोर्ट की? वह बोली, नहीं बेटा, मुझे डर लगा कहीं पुलिस मुझे ही न पकड़ ले। यह वही सोच थी जिसने हजारों को चुप रहने पर मजबूर किया। मनोज ने तुरंत साइबर सेल को कॉल किया, एफआईआर दर्ज करवाई और महिला को इंसाफ दिलाने में मदद की। अब वह सिर्फ एक जागरूक नागरिक नहीं था, वह लोगों की आवाज बन चुका था। उसी दौरान एक बहुत बड़ा मामला सामने आया, फेक इन्वेस्टमेंट स्कीम स्कैम। लोगों को एसएमएस और व्हाट्सएप पर मैसेज आता, 10,000 रुपये लगाइए, हर महीने 500 की गारंटी। लिंक पर क्लिक करने पर वेबसाइट खुलती जो किसी असली म्यूचुअल फंड कंपनी जैसी दिखती। लोग निवेश करते, वेबसाइट डैशबोर्ड पर उनका बैलेंस दिखता भी था, लेकिन असल में वह केवल एक नकली दिखावा था। कुछ महीने बाद वेबसाइट बंद हो जाती और पैसे गायब। लाखों लोगों ने अपनी बचत गंवा दी। मनोज ने फिर वीडियो बनाया, अगर कोई गारंटी दे कि पैसे दुगने होंगे तो वो या तो भगवान है या फिर धोखेबाज। उसकी यह बात सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। लोगों ने यह समझना शुरू किया कि कोई भी गारंटी जो ज्यादा मुनाफा दे वह खतरे से खाली नहीं। भारत सरकार ने अब कई मजबूत कदम उठाने शुरू कर दिए थे। बैंकिंग नियम कड़े किए गए, यूपीआई पर ट्रांजैक्शन लिमिट सेट की गई, पुलिस को ट्रेनिंग दी गई ताकि साइबर क्राइम को डिजिटल रूप से ट्रेस किया जा सके। कई राज्यों में 24/7 साइबर हेल्प डेस्क चालू किए गए, लेकिन फिर भी समस्या पूरी तरह खत्म नहीं हुई, क्योंकि स्कैमर्स की ताकत सिर्फ उनकी तकनीक में नहीं थी, वह लोगों की लापरवाही में छिपी थी। मनोज अब हर मंच पर एक ही बात कहता, जागरूकता ही सबसे बड़ा अस्त्र है। कोई सरकार, कोई कंपनी, कोई कानून आपको तब तक नहीं बचा सकता जब तक आप खुद न जागें। वर्ष बीतते गए। मनोज अब राष्ट्रीय स्तर पर पहचाना जाने लगा। उसे भारत सरकार द्वारा डिजिटल जागरूकता योद्धा सम्मान से नवाजा गया। वह सम्मान पाने मंच पर खड़ा था। उसने कहा, मैं कोई विशेषज्ञ नहीं, कोई बड़ा अधिकारी नहीं, मैं सिर्फ एक ठगा हुआ इंसान हूं जिसने अपने दर्द को अपने हथियार में बदला। अगर मेरी कहानी से एक भी व्यक्ति ठगी से बच जाए तो मेरी जिंदगी सार्थक है। वहां बैठे हजारों लोगों ने खड़े होकर तालियां बजाईं। भारत में ऑनलाइन स्कैम्स अब भी हो रहे हैं, लेकिन अब लोग सवाल करने लगे हैं। अब हर कॉल पर शक होने लगा है, जो जागरूकता की पहली सीढ़ी है। अब लोग ट्रांजैक्शन के बाद नहीं, उससे पहले सोचने लगे हैं। हर व्यक्ति मनोज नहीं बन सकता, लेकिन हर व्यक्ति अपने परिवार में एक साइबर प्रहरी जरूर बन सकता है, क्योंकि इस नए युग में जहां हम स्क्रीन पर जीते हैं, वहीं सबसे ज्यादा खतरा भी है। स्क्रीन के उस पार कौन है, ये कोई नहीं जानता, पर अब मनोज जैसे लोग और उनकी कहानियां हमें यह बताती हैं, डरना नहीं है, समझना है, ठगों से नहीं हारना है, सीख कर उन्हें हराना है। यही एक सच्चा डिजिटल भारत होगा, जहां सुविधा के साथ सुरक्षा भी होगी और जहां हर क्लिक से पहले एक सवाल जरूर होगा, क्या यह सुरक्षित है?